हेलो स्टूडेंट, आप लोग को ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत है फिर से, जिसमें आपको हम इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज लेक्चर 3 में आप लोग का स्वागत है, जिसमें देखिए आपको बताए थे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो स्थिति उत्पन्न हुई थी। पहला क्या हुआ था? तो आर्थिक विकास हुआ था। दूसरा क्या? मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास में आपको बता दिए थे, जिसमें योजना आयोग आया था और सारा चीज आया था। आज देखिए आपको मौद्रिक विकास बता दें कि मौद्रिक विकास से कैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये है कि वस्तु का लेन देन से रिलेटेड है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किससे? वस्तु से। पहले क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। पहले मुद्रा तो था नहीं, पैसा था नहीं, तो क्या होता था उस समय? वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। हमारे पास कुछ अलग वस्तु है और उसके पास कुछ अलग वस्तु है, उससे लेन देन कर देते हैं। अब देखिए मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट की मुद्रा का यहाँ बात किया गया है। यानी कि अब क्या हो गया है? मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा से लेन देन करते हैं। पहले तो मुद्रा था ही नहीं, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली था। उसके बाद क्या गया? मौद्रिक प्रणाली आ गया, मुद्रा से लेन देन करना। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली। बैंक से लोन लेते हैं, हम लोग लेते हैं ना, तो पैसा जमा करते हैं, ऋण। उसके बाद देखिए कोर बैंक प्रणाली। इसी तरह का बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड है कोर बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए। एक डेबिट कार्ड क्या है? एक प्लास्टिक का कार्ड है, जिससे आप 24 घंटा आप पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं, ये सुविधा दिया गया है। और क्रेडिट कार्ड भी वैसा ही एक कार्ड है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मौद्रिक विकास में ये 6 तत्व होना जरूरी है, और ये 6 का हम बताएंगे आपका डिफिनेशन जो आगे बताएंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आप आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, पीछे आप लोग देखें मौद्रिक प्रणाली कितने तत्व से? 6 तत्वों से मिलकर बना था। देखिए इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उसमें भी आपको बताया था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु से वस्तु का लेन देन। वही लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जिस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। आम बात है, किसी के पास चावल है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, तो क्या करता था? जिसके पास चावल है वो दूसरे पास, जिसके पास गेहूं है, उससे क्या करता था? लेन देन करता है। यानी कि दो वस्तु है, एक चावल और एक गेहूं, तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में लेन देन कर देते। तो वही वस्तु से वस्तु का लेन देन ही क्या कहलाए मेरे प्यारे स्टूडेंट? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यही बोल रहा है कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे देखिए मौद्रिक प्रणाली क्या है, उसमें भी आपको बताए थे। मौद्रिक प्रणाली का मतलब ये कि मुद्रा से रिलेटेड है, मुद्रा से मुद्रा का लेन देन। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक तरह के कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आम बात है, किसी को आवश्यकता नहीं है चावल का, हमको खाना है सेवई, तो क्या लेन देन कैसे होगा? नहीं होगा। वहां पर कठिनाई तो उत्पन्न हो ही रहा था, इसलिए कठिनाई उत्पन्न होने लगा, उसका सामना करना था। अतः लोगों ने मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हो गया? मौद्रिक प्रणाली आया, जिसमें क्या हुआ कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना शुरू कर दिया मुद्रा से। मुद्रा से आम बात है कि मुद्रा से हर वस्तु को हम खरीद सकते हैं, जिसमें कठिनाई किसी को नहीं होगा। तो ये था मौद्रिक प्रणाली। तो वही बोल रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक तरह के कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अतः लोगों ने मुद्रा को वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय करना शुरू कर दिया। मुद्रा से ही वस्तु और सेवाओं का विनिमय करना शुरू कर दिया। कुछ भी खरीदना है तो मुद्रा से, सेवाएं कुछ किसी को करना है तो मुद्रा देकर करना है, आम बात है। और ये वर्तमान युग में यानी कि 2025 चल रहा है, इसमें तो मुद्रा का बहुत ही अहम भूमिका है। अगर मुद्रा ना हो तो बहुत सारे कठिनाई लोगों को हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? मौद्रिक प्रणाली। तो क्या बताएं? वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली, जो याद रखेगा आगे आपको बता देते, इसको नोट डाउन कीजिए। हेलो स्टूडेंट, इससे पीछे हम देखे थे, आप देखिए अब कौन सा है?
इसके पीछे क्या देखें, मौद्रिक प्रणाली देखें, वस्तु विनिमय प्रणाली देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे, बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत काफी हो रहा था। बहुत मात्रा में हम लोग के पास पैसा है, तो आम बात है कि घर में रखते हैं तो चोर, आपको पता है कि चोर का दिक्कत है, चोर क्या करेगा, पैसा को चुरा लेगा। तो बहुत सारा कठिनाई है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा को कैसे ले जाएं, कैसे सिक्योरिटी करें, बहुत सारा दिक्कत है। अगर हमारे पास 10 लाख रुपया तो उसको कैसे ले जाएं, दिक्कत होगा। जब बैंक का विकास नहीं था, जब बैंकिंग प्रणाली नहीं था, तो उस समय तो दिक्कत होता ही होता होगा। उसके लिए 10 आदमी 15 आदमी के साथ जाना आना बहुत सारा दिक्कत होता है। इसलिए किसका निर्माण हुआ, बैंकिंग प्रणाली का, क्योंकि मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रणाली बनाया गया जिसका नाम है बैंकिंग प्रणाली। तो अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफी कठिनाई हो रहा था, इसलिए किसका निर्माण हुआ, बैंकिंग प्रणाली का। कठिनाई होने का कारण बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय को क्रिया का संपादन किया गया। चेक, आप लोग बैंक में जाते होंगे, ये तो मॉडर्न जमाना है 2025, बैंक में जाते होंगे तो वो क्या देते होंगे, चेक देता है। तो चेक एक कागज का टुकड़ा है, उस पर क्या होता है कि अंकित होता है उस व्यक्ति का जिसका पैसा जमा है। तो एक कागज के टुकड़े को ले जाने में लाने में क्या दिक्कत है, उसको छीन भी लेगा तो भी नहीं दिक्कत है, नहीं भर सकता है, क्योंकि बैंक वाला भी अब तेज हो चुके हैं। तो क्या, बैंकों के द्वारा चेक दिया गया जिससे विनिमय की क्रिया का संपादन करने लगा, और इसी प्रणाली को क्या कहा गया, बैंकिंग प्रणाली। अब तो आ गया है एटीएम आ गया है, तो और सुविधा हो गया है कि जितना ही पैसा आप निकाल सकते हैं ले सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है एटीएम में कि एक निर्धारित होता है कि एक दिन में इतना ही पैसा निकलेगा, लेकिन चेक है कि चेक एक दिन में बन जाता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, डेबिट कार्ड क्या है, तो बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड है। पीछे भी आपको बताएं कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जो बैंक देता है, जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारण बैंक केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। आम बात है, एटीएम क्या है, चाहे डेबिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक का कार्ड है जिसके द्वारा सरकार उस पर अंकित किए हुए हैं जो कोड होता है, 4 कोड, जो आपको सिर्फ पता रहता है और आपके बैंक को पता रहता है, किसी अन्य को पता नहीं रहता है। उससे आप लोग 24 घंटे में जमा राशि को निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। ये था आपका क्रेडिट कार्ड, और ऐसा ही क्रेडिट कार्ड भी होता है, वो भी जमा राशि को निकालने की एक प्लास्टिक का कार्ड दिया गया है सरकार के द्वारा। और एक एटीएम होता है। तो ये आपका था मौद्रिक विकास कैसे होता है, तो 6 तत्व बताए थे और आगे आपको हम बताते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। हेलो स्टूडेंट, इसके पीछे आपको बताएं कि अर्थव्यवस्था का विकास 2 स्थिति से उत्पन्न हुआ, पहला आर्थिक विकास से और दूसरा मौद्रिक विकास से। तो आर्थिक विकास के बारे में भी बता चुके हैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, और आज आपको बता दें मौद्रिक विकास के बारे में इस लेक्चर में बताएं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्या है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक क्या है, माप और सूचकांक क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला है राष्ट्रीय आय और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। यही दो सूचकांक है किसका, अर्थव्यवस्था का, यानी कि आर्थिक विकास का 2 ही गो माप एवं सूचकांक, पहला राष्ट्रीय आय और दूसरा प्रति व्यक्ति आय। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में क्या होते हैं, नेशनल इनकम, और प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटल इनकम बोलते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी देश में, कोई देश है जिसमें एक वर्ष के अंदर, यानी कि 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से, वस्तु और सेवाओं से क्या है, कोई देश है जिसमें 1 वर्ष के अंदर उत्पादन हुआ वस्तु और उसके सेवाओं से, क्या वस्तु उत्पादन हुआ उसका क्या सेवाएं, उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सुनिए, कोई देश है जिसमें 1 वर्ष के अंदर जितना वस्तु उत्पादन हुआ और उसमें क्या क्या सेवाएं हुआ, उसके योग से जो बना ना, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रीय आय उसी को कहते हैं। तो देख लीजिए अब प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो इसको देखिए, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, क्या राष्ट्रीय आय जो हम पहले बताएं उसमें कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कि देश में कितना जनसंख्या है उससे भाग देने पर
जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में क्या करना है, देश में जितना जनसंख्या है उससे भाग दे देना, और उसके भाग देने के बाद जो भागफल निकल कर आएगा वही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय इसका एक फॉर्मूला भी आता है जो एग्जाम हर बार पूछता है। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देखिए राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या, देश के कुल जनसंख्या यही तो होगा। तो ये आपका क्या था, तो आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक था, जो नोट डाउन कर लीजिए। VVI एकदम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एकदम पूछा है ऑब्जेक्टिव में, प्रति व्यक्ति आय इसको तो फॉर्मूला पूछा है, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए आपको हम बता रहे हैं कि एग्जाम में जहां से 2-3 मार्क्स आता ही आता है, इससे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही छपा रहता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फुल फॉर्म देखेंगे जो चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का है, जिसमें देखिए CBS का फुल फॉर्म क्या होगा, कोर बैंकिंग सिस्टम होगा। क्या होगा, कोर बैंकिंग सिस्टम। NDC का क्या होगा फुल फॉर्म, N से नेशनल, D से डेवलपमेंट और C से काउंसिल होगा। उसके बाद ED का देख लीजिए, E से होगा इकोनॉमिक और D से डेवलपमेंट होगा। NI का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो नेशनल इनकम होगा। N से नेशनल होगा मेरे प्यारे बच्चे और I से इनकम होगा। PCI का फुल फॉर्म देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, पर कैपिटल इनकम। P से पर, C से कैपिटल और I से इनकम। उसके बाद देखिए WDR का फुल फॉर्म क्या होगा, W से वर्ल्ड होगा, D से डेवलपमेंट और R से रिपोर्ट। W से वर्ल्ड, D से डेवलपमेंट और R से रिपोर्ट होगा। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, HDR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो H से वुमेन होगा, D से डेवलपमेंट होगा और R से रिपोर्ट होगा। उसके बाद देखिए ये VVI है, लगता है किस पर आएगा, 80% चांसेस है। तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो U से यूनाइटेड, N से नेशनल, D से डेवलपमेंट और P से प्रोग्रामिंग होगा। उसके बाद देखिए GDP, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। GDP और WDR ये पूछता है, तो याद रखिएगा एकदम। G से ग्रोथ, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, CSO, C से सेंट्रल, S से स्टैटिक और O से ऑर्गेनाइजेशन। जो हम VVI किए हैं उसको एकदम अच्छा से एक बार देख ही लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस बार भी ये पूछ सकता है। तो ये था आपका कुछ फुल फॉर्म चैप्टर 1 से रिलेटेड जो आपको हम बता दिए। अगला लेक्चर में आपको हम आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जो समझ में आता है, और नहीं आता उसको भी लिखिए, आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए।